जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th रसायन विज्ञान हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 परमाणु की संरचना के अंतर्गत आज हम लोग बोर के परमाणु मॉडल की कमियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि बोर का परमाणु मॉडल पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। हम बोर का परमाणु मॉडल बता करके और फिर आपको बोर के परमाणु मॉडल की कमियां हम आपको बता देते हैं। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या था, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि थॉमसन का परमाणु मॉडल 1904 में प्रस्तुत किया गया था और इसके 7 साल के बाद सन 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया था और इसके 2 साल के बाद यानी 1913 में बोर का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया था। अब बोर का परमाणु मॉडल की कमियों को हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन 2 मिनट में हम बोर का परमाणु मॉडल आपको बता देते हैं एक बार फिर से। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या था? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए रसायनज्ञ नील्स बोर ने सन 1911 ईस्वी में एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस परमाणु मॉडल के अनुसार आपको बताया गया कि परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ सभी कक्षाओं में नहीं, कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटता है। उन निश्चित कक्षाओं को अनुमेयक कक्षाएं कहते हैं। और फिर आपको बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ अनुमेयक कक्षाओं में चक्कर काटता है तो उस स्थिति में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। और फिर आपको तीसरा बताया गया कि वह अनुमेयक कक्षाएं क्या होंगी। तो ये बताया गया कि जिस कक्षा का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटता है और जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर काटता है तो उससे ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता है। और इसके बाद चौथा जो परमाणु मॉडल था वो ये था, और हमने आपको ये भी बतलाया था पिछले वीडियो में कि बोर का परमाणु मॉडल क्वांटम के प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। और प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत ये है कि सूर्य का प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट अथवा छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन की ऊर्जा E=hν होती है, जहाँ h प्लैंक नियतांक है और h की वैल्यू आपको बताई गई थी 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। तो h जो है प्लैंक नियतांक है और न्यू आवृत्ति है। तो और इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें तो अब हम आपको चौथा परमाणु मॉडल बताने जा रहे हैं। चौथा परमाणु मॉडल ये है कि सूर्य से चलने वाला कोई फोटॉन निम्न ऊर्जा स्तर में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टकराने के बाद फोटॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के बाद 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है और जब वापस लौटने लगता है
तो रुक रुक करके ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यही कारण है कि स्पेक्ट्रम लगातार न प्राप्त होकर के रुक रुक करके प्राप्त होते हैं। ये रहा बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल डिटेल में हम पिछले वीडियो में देखे हैं। आज हम लोग बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को हम लोग देखेंगे। और बोर के परमाणु मॉडल देखें, थॉमसन के परमाणु मॉडल में केवल एक कमी थी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमियां थीं, लेकिन बोर के परमाणु मॉडल में 3 कमियां थीं। अब इन तीनों कमियों को जैसे जैसे रसायन विज्ञान आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे परमाणु मॉडल विकसित होता गया, वैसे वैसे परमाणु मॉडल में कुछ न कुछ कमी मिलती गई। तो अब उन कमियों में हम आपको पहली कमी बताने जा रहे हैं। पहली कमी क्या थी, ध्यानपूर्वक देखें। बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाता था। और एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के परमाणु जैसे हम उदाहरण ले लें तो इसमें हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम धनायन हो सकता है। तो बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाता था। अन्य यानी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता था। तो परमाणु मॉडल सर्वमान्य वही होगा जो सभी तत्वों के लिए लागू होता था। तो बोर का परमाणु मॉडल सभी तत्वों के लिए लागू नहीं होता था। यह बोर के परमाणु मॉडल की पहली सबसे बड़ी कमी थी। अब इसके बाद बोर के परमाणु मॉडल की हम दूसरी कमी देखें तो दूसरी कमी क्या है, जब उच्च क्षमता वाले स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा स्पेक्ट्रमों को देखा जाता है, स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाता है। तो जब उच्च क्षमता के स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया गया तो ये देखा गया कि एक स्पेक्ट्रम कई पतले पतले स्पेक्ट्रमों से मिलकर के बने हुए हैं। जब नील्स बोर से ये पूछा गया कि ये पतले पतले स्पेक्ट्रम कहाँ से आए, तो इसकी भी व्याख्या बोर नहीं कर पाए। और इसके बाद जो तीसरी कमी थी बोर के परमाणु मॉडल की, तीसरी कमी ये थी कि जब स्पेक्ट्रम चुंबकीय क्षेत्र से होकर के गुजरते हैं तो ये स्पेक्ट्रम 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। इसके बारे में एक रसायनज्ञ थे जिनका नाम था जीमन। तो इसको हम जीमन इफेक्ट भी कहते हैं। आपसे जीमन इफेक्ट पूछा जा सकता है कि जीमन इफेक्ट क्या है। तो जीमन इफेक्ट ये है, जीमन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े केमिस्ट थे। तो जीमन ने ये बतलाया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमों से गुजारा जाता है तो ये स्पेक्ट्रम 2 भागों में बंट जाते हैं। तो जब नील्स बोर से पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है तो इसकी भी व्याख्या बोर नहीं कर पाए। यह बोर के परमाणु मॉडल की तीसरी कमी थी। तो यानी बोर का परमाणु मॉडल जीमन इफेक्ट की व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये बोर के परमाणु मॉडल की तीसरी कमी थी। ये 3 कमियां थी। इन तीनों कमियों को आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। आपसे पूछा जाता है कि बोर के परमाणु मॉडल की प्रमुख कमियां क्या थी, तो इन प्रमुख तीनों कमियों को आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को रदरफोर्ड ने बताया था और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को नील्स बोर ने बताया था। लेकिन बोर के परमाणु मॉडल की कमियों को
रसायनज्ञ सोमरफील्ड ने बताया था। सोमरफील्ड ने बताया था। और सोमरफील्ड लगभग 6 साल तक अध्ययन किए थे बोर के परमाणु मॉडल का। और लगभग 6 साल, तो 6 साल यानी ये हो जाएगा 1919। तो लगभग 6 साल तक इन्होंने बोर के परमाणु मॉडल का अध्ययन किया था। इसके बाद सोमरफील्ड ने बोर के परमाणु मॉडल की तीनों कमियों को प्रस्तुत किया था। जब बोर इन तीनों कमियों को दूर नहीं कर पाए तो इसके बाद सोमरफील्ड ने सन 1919 ईस्वी में एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोमरफील्ड का परमाणु मॉडल देखेंगे। फिलहाल आज आपको 3 कमियां बताई गई और ये तीनों कमियां बोर के परमाणु मॉडल की थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमें उम्मीद है कि ये तीनों कमियां आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म का बेनिफिट ले सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।